सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल, जहां मैं रोज़ आप सभी को डरावनी कहानियां सुनाता रहता हूं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ और डरावनी कहानियां सुनाने वाला हूं। तो अगर आपको डरावनी कहानियां सुनना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ वीडियो को सभी लोग लाइक कर दें। कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानियों को। मेरा नाम आशुतोष है। मेरे इलाके में एक खाली मैदान है और मेरे दोस्त कहते हैं कि उस मैदान में कई सारी बुरी आत्माएं रहती हैं। बचपन से ही उस मैदान के बारे में मैं कई सारी किस्से कहानियां सुनते हुए आ रहा हूँ। कोई कहता है कि उस मैदान में कई लोगों की मौत हुई है, जिसकी वजह से उनकी आत्माएं उस मैदान में भटकती रहती हैं। बचपन से यही सारी कहानियां सुनते सुनते मेरे दिमाग में कई सारे सवाल उठते थे। मेरे दिमाग में सवाल आते थे कि ये सारी जो कहानियां हैं वो सब सच है। क्या सच में उस मैदान में आत्माएं घूमती हैं? ऐसे ही कई सारे सवाल मेरे दिमाग में चलते रहते थे और इन्हीं का जवाब पता करने के लिए एक रात जब मैं अपने मम्मी पापा के साथ एक बर्थडे पार्टी से आ रहा था, तब मेरे मम्मी पापा आगे आगे चल रहे थे। तकरीबन रात के 10 बजे हुए थे। हम घर पहुंचने ही वाले थे, लेकिन रास्ते में वो मैदान पड़ गया और मैं उसी मैदान को देखते हुए आ रहा था। मुझे आज भी याद है, उस मैदान में एक झूला लगा हुआ था और जैसे ही मैंने उस झूले को देखा तब वो झूला अपने आप ही ऊपर नीचे होने लगा, जैसे उसके ऊपर कोई बैठा हो और झूल रहा हो। उस वक्त हवा भी इतनी तेज़ नहीं चल रही थी जिसकी वजह से वो झूला हिल भी सके, लेकिन मेरी आंखों के सामने ही वो झूला अप डाउन हो रहा था, जो कि काफ़ी ज़्यादा डरावनी बात थी। मेरे मम्मी पापा आगे आगे चल रहे थे और उस झूले को देखकर मैं एक ही जगह बुत बनकर खड़ा हो गया था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं क्या करूं। वो नज़ारा देखकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझे वहाँ से भागना चाहिए, लेकिन जो मेरे पैर थे वो जैसे जम से गए थे। मैं वहाँ से हिल भी नहीं पा रहा था। मेरे चेहरे से पसीना टपकना शुरू हो गया। जैसे ही मेरे पापा ने मुझे देखा तब उन्होंने मुझे डांटते हुए कहा, अरे क्या बात होगी, क्यों खड़े हो वहाँ पर, चलो अभी इतनी रात हो गई है। जैसे ही मेरे पापा ने ये बात बोली तब अचानक से मुझे एक झटका लगा और मैंने देखा कि वहाँ जो झूला था वो हिल नहीं रहा था, वो एकदम नॉर्मल था। मैं तुरंत भागते हुए अपने पापा के पास गया और उसके बाद मैं अपने पापा से 1 इंच भी दूर नहीं हुआ। उस रात ये नज़ारा जो था वो काफ़ी ज़्यादा भयानक लगा मुझे। और जब मैं वहाँ से अपने पापा के साथ गुजर ही रहा था तभी अचानक से मैंने देखा कि कई सारे बच्चे और आदमी वहाँ पर उस मैदान में खड़े थे और वो मुझे ही घूर रहे थे। सबके चेहरे जो थे वो नीले पड़े हुए थे और वो सब मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। उनकी हंसी काफ़ी ज़्यादा डरावनी थी, इतनी ज़्यादा कि मेरी जो हालत थी वो ख़राब हो चुकी थी। वो एक एक करके वहाँ से गायब होने लगे और ऐसा लग रहा था जैसे कोई मैं पिक्चर देख रहा हूँ। वो मेरी आंखों के सामने ही गायब हो गए। ये खौफनाक नज़ारा देखने के बाद तकरीबन मुझे 10 दिन तक बुखार रहा और मेरी तबीयत ख़राब रही। दिन रात मुझे वही सब लोग दिखाई देते थे। जब मैं सोता था तब मुझे उन्हीं लोगों के सपने आते थे। वो लोग मेरे पीछे पड़े होते थे और मैं उस मैदान से बच के भागने की कोशिश करता रहता था। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। धीरे धीरे करके महीने बीत गए और फिर तकरीबन 2 महीने बाद मैं ठीक हो गया। लेकिन ये जो घटना है इसके बारे में मैं आज भी सोचता हूँ तो मेरी हालत जो है वो ख़राब हो जाती है। मेरा नाम सुरेश है, मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूँ। ड्राइविंग करके ही अपना पेट पालता हूँ और यही मेरा काम है। मैंने सुना था कि रात के वक्त जो पैसेंजर मिलते हैं वो ज़्यादा पैसे देते हैं और इसलिए मैंने सोचा था कि कुछ दिन नाइट में ड्यूटी करके देखूं। इसलिए मैं रात के वक्त इधर उधर घूमता रहता था ताकि कोई पैसेंजर मिल जाए। कभी रेलवे स्टेशन, कभी एयरपोर्ट और कभी ऐसी जगह जहां पर पैसेंजर मिले। और एक रात मुझे पैसेंजर मिल भी गए। मैं अपनी टैक्सी लेकर जा रहा था। तकरीबन दिल्ली कैंट में मुझे एक परिवार मिला और वो परिवार काफ़ी ज़्यादा अजीब था। उसने हाथ दिखाकर मुझे रोका और उसकी हालत देखकर मुझे काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा था।
मैंने अपनी टैक्सी को रोका और उस आदमी ने मुझसे कहा, मायापुरी चलना है, चलोगे? जैसे ही ये बात मैंने सुनी तब मैंने कहा, जी सर बैठिए। उस वक्त कमाई कुछ भी नहीं हुई थी और मैंने सोचा कि चलो कुछ पैसे तो आ जाएंगे, और यही सोचकर मैंने उस पूरे परिवार को टैक्सी में बैठा दिया। मैंने टैक्सी को चालू किया और वहाँ से मायापुरी की ओर निकल पड़ा। रास्ते में मैं उन परिवार की शक्ल को देख रहा था। तब उनके चेहरे पर कोई भी हाव भाव नहीं थे। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो परिवार है। ऐसा लग रहा था जैसे मुर्दा हैं वो लोग, उनमें कोई जान नहीं है, बस वो चल फिर रहे थे एकदम जिंदा लाश की तरह। काफ़ी लंबी ड्राइविंग करने के बाद मैं मायापुरी पहुंचा और मायापुरी पर जाकर मैंने टैक्सी को रोका और कहा, लो सर आ गया, आपका जो लोकेशन था वो आ गया, आप उतर सकते हैं। और जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा तब वो जो परिवार था वो टैक्सी से धीरे धीरे करके उतरने लगा। और जो उसके बाद मैंने जो देखा, उसे देखने के बाद मेरी जो रूह थी वो काम गई थी। मैंने देखा कि वो सब एक पेड़ की तरफ जाने लगे और जैसे ही वो एक पीपल के पेड़ के पास पहुँचे वो वहाँ से धीरे धीरे गायब होने लगे। और वो नज़ारा देखकर मेरी हालत ख़राब हो गई। मैंने अपनी टैक्सी को चालू किया और वहाँ से निकलने के लिए अपनी गाड़ी को बैक लिया, लेकिन उस आदमी ने मुझसे कहा, क्या हुआ, पैसे नहीं लोगे? और जैसे ही मैंने ये बात सुनी तब मैं और भी ज़्यादा घबरा गया। और फिर जो मैंने देखा उसे देखकर मेरा दिल फिर से दहल गया। मैंने देखा कि वो आदमी रोड के बीचों बीच चला गया और गाड़ियाँ जो थी वो उसको बिना छुए आगे बढ़ जा रही थी, या ये कहो कि गाड़ियाँ उसके आर पार निकल जा रही थी। वो आदमी भी एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ वहाँ से गायब हो गया। और उसके बाद जब मैंने शीशे में अपनी शक्ल देखी, मेरी जो शक्ल थी वो पूरी पसीने से भीग चुकी थी। मैंने जो यूनिफॉर्म पहनी हुई थी वो भी पसीने से भीग गई थी और मैं काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ था। मैंने ठंडा पानी पिया और मैंने अपने आप को थोड़ा सा झंझोरा और उसके बाद मैं वहाँ से टैक्सी लेकर सीधा अपने घर आ गया, क्योंकि उस दिन मेरे में और ज़्यादा ताकत नहीं थी कि मैं मेहनत वाला काम कर सकूं। मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया था, मेरी तबीयत भी ख़राब हो रही थी। वो जो परिवार था वो जिस तरह से गायब हुए वो काफ़ी ज़्यादा डरावना था, इसलिए मैं घर आकर सो गया। तकरीबन 10 से 12 घंटे सोने के बाद जब मेरी आंखें खुली तब मैंने थोड़ा अच्छा महसूस किया, लेकिन मैंने कसम खा ली कि मैं कभी दिल्ली कैंट की पैसेंजर्स को नहीं बैठाऊंगा, वो भी रात के वक्त के पैसेंजर। न जाने कौन जिंदा हो कौन मुर्दा। मेरा नाम राजन है। असल में कुछ ही दिनों पहले मैं एक चाय की दुकान पर काम किया करता था और मैं वहाँ पर नया नया लगा था। वो जो चाय की जो दुकान थी वो रात में भी खुलती थी और रात के वक्त तकरीबन 2 बजे बंद होती थी। नाइट की शिफ्ट में मेरी नौकरी लगी थी और मुझे वो नौकरी काफ़ी ज़्यादा पसंद थी, क्योंकि रात के वक्त कोई ज़्यादा कस्टमर नहीं आते थे, गिनती के 2 या 3 कस्टमर आते थे और वो काम काफ़ी ज़्यादा इजी होता था, इसलिए वो मुझे काम काफ़ी पसंद था। लेकिन एक रात मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब था और बारिश हो रही थी। तभी 2 लोग पूरी तरह से भीगे हुए भागते हुए आए और वो दुकान में अंदर आ गए और उन्होंने कहा, 2 कप चाय और कुछ खाने के लिए ले आओ। और जैसे ही मैंने ये ऑर्डर सुना तब मैंने किचन में जाकर ऑर्डर बनाने के लिए कह दिया और लड़के अंदर ऑर्डर बनाने लगे। मैं वापस से अपनी जगह पर आकर बैठ गया और वो 2 कस्टमर जो थे वो चेयर पर बैठे हुए थे और ऑर्डर का इंतज़ार कर रहे थे। मैंने ध्यान दिया कि वो जो कस्टमर थे वो मुझे बार बार घूर रहे थे और ये बात मुझे काफ़ी ज़्यादा अजीब लगी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो इग्नोर कर लिया जाए। कुछ ही देर बाद वो जो लड़के काम कर रहे थे किचन में वो आए और उन्होंने मुझसे कहा, सर ऑर्डर तैयार है, बताओ कौन सी टेबल पर रखना है। और जैसे ही ये बात उस लड़के ने पूछी तब मैंने कहा, तुम्हारा दिमाग ख़राब है क्या? यहाँ पर कितने कस्टमर दिख रहे हैं तुम्हें? इस टेबल पर अगर 2 कस्टमर है तो इन्हीं का ऑर्डर होगा ना, क्या बात करते हो तुम भी? और जैसे ये बात उस लड़के ने सुनी तब उस लड़के ने कहा, सर आप मजाक कर रहे हैं ना? और फिर मैंने जवाब दिया,
अरे भाई मैं क्यों मजाक करूंगा, काम धंधे के टाइम पर मैं क्यों भला मजाक करूंगा यार। और जैसे ही ये बात उस लड़की ने सुनी तब उस लड़की ने कहा, यहाँ पर कौन सा कस्टमर बैठा हुआ है सर, आपकी तबीयत ठीक तो है। फिर मैंने उस लड़की को डांटते हुए कहा, अरे पागल ये देखना, ये 2 कस्टमर बैठे हुए, अंधा है क्या। और जैसे ही उस लड़के ने उधर देखा तब उसने मुझसे कहा, सर यहाँ कोई भी नहीं बैठा हुआ, आपकी तबीयत ज़रूर से ख़राब हो गई है। तभी अंदर से दूसरा लड़का आया और उसने कहा, अरे सर क्या बात होगी, आप क्यों बहसबाजी कर रहे हैं। और फिर मैंने उस लड़के से कहा, अरे देखना यार इसको, ये पागल वागल हो गया है क्या, सामने कस्टमर बैठा हुआ और कह रहा है कि कस्टमर नहीं है। और जैसे ही उस दूसरे लड़के ने बात सुनी तब उस लड़के ने मुझसे कहा, सर सही तो कह रहा है, कहाँ पर है यहाँ कस्टमर, कौन सी टेबल पर है। और जैसे ही मैंने उन कस्टमर को देखा तब मैंने देखा कि उनके जो चेहरे के जो रंग थे वो पूरी तरह से नीले थे और वो हंस रहे थे। और उन्हें देखकर मुझे चक्कर आने लगे, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। और वो अचानक से वहाँ से हवा की तरह गायब हो गए। मैंने तुरंत जो है वो सीसीटीवी कैमरा की फुटेज चेक करी और जो मैंने देखा उसे देखकर मैं हैरान हो गया। मैंने देखा कि दुकान में कोई आया ही नहीं था। पूरी रिकॉर्डिंग चेक करने के बाद मुझे ये पता चला। उस दिन के बाद से मैंने वहाँ से नौकरी छोड़ दी और मैं कहीं और नौकरी करने लगा। लेकिन वो रात, वो बारिश वाली रात जब बिजली चमक रही थी और उन 2 लोगों का आना, आज भी मैं इस बारे में सोचता हूँ तो मैं काफ़ी ज़्यादा डर जाता हूँ। शिवम में एक सिक्योरिटी गार्ड था। उसकी नौकरी एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग में लगी थी। उस बिल्डिंग में कई सारे फ्लोर थे और हर फ्लोर पे ऑफिसेस थे। लेकिन उस फ्लोर में एक ऐसा भी फ्लोर था जिसके बारे में लोगों का कहना था कि वो एक हॉन्टेड फ्लोर है। कई बातें थी उस फ्लोर के बारे में। कई लोग कहते थे कि उस फ्लोर पे जो ऑफिस है उसमें आत्माएं निवास करती हैं और भी कई तरह की बातें। लेकिन इन सब बातों पर शिवम ने कभी ध्यान नहीं दिया और उसने नौकरी को ज्वाइन किया। उसकी जॉब लगी थी 5th फ्लोर पे। 5th फ्लोर पे एक ऑफिस के अंदर उसे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिली थी। और जब उसने ज्वाइन किया तब उस ऑफिस के मालिक ने शिवम से कहा, अच्छा तो तुम हो शिवम, तो सुनो, तुम्हारी जो नौकरी है वो नाइट शिफ्ट में लगेगी। तुम्हारी ड्यूटी का टाइम स्टार्ट होगा रात के 9 बजे और आपकी छुट्टी हो जाएगी तकरीबन सुबह 7 बजे। समझ गए? सैलरी मैंने आपको बता ही दी है। और फिर शिवम ने हाँ में सर हिलाया। सैलरी अच्छी थी तो शिवम ने बिना किसी देरी किए हाँ कर दी थी। और फिर अगली ही रात तकरीबन ड्यूटी शुरू होने के टाइम पर वो उस बिल्डिंग में आ गया। और जब सारे एम्प्लॉयज जा रहे थे तभी जो ऑफिस का जो ओनर था उसने शिवम से कहा, अच्छा शिवम सुनो, मुझे एक बात कहनी थी। अरे ये जो फ्लोर है ना नीचे वाले, उन पे मत जाना और जो 3rd फ्लोर है ना उस पे मत जाना, ठीक है? सीढ़ियों से बिल्कुल भी नीचे उतरने की कोशिश मत करना। अगर जाना हो तो सिर्फ लेफ्ट से अप डाउन करना, लेकिन 3rd फ्लोर पे मत जाना। समझ गए मेरी बात? शिवम ने सोचा कि उसे जरूरत ही क्या है उस 3rd फ्लोर पे जाने की, उसका क्या लेना देना है उससे। उसकी नौकरी अगर 5th फ्लोर पर लगी है तब तो वो वही काम करेगा ना। 3rd फ्लोर पे कुछ भी हो उसे क्या लेना देना। यही सोचकर उसने हाँ में सर हिलाया और वो जो ऑफिस का ओनर था वो भी वहां से चला गया। धीरे धीरे रात हुई और शिवम अपना काम कर रहा था, पहरेदारी कर रहा था और नजर रख रहा था कि कहीं कुछ गलत ना हो रहा। हर जगह जितनी भी हलचल हो रही थी, हर हलचल पे शिवम का पूरा ध्यान था। वो अपनी ड्यूटी को बखूबी निभा रहा था। ड्यूटी करते करते उसे प्यास लगने लगी तो उसने सोचा क्यों ना पानी पी लिया जाए। वो वाटर डिस्पेंसर के पास गया और उसने एक प्लास्टिक का गिलास निकाल के वाटर डिस्पेंसर से पानी लिया और पानी पीने के बाद उसने गिलास को डस्टबिन में फेंक दिया और वापस से ऑफिस के अंदर आ गया। लेकिन उसने महसूस किया कि उस वाटर डिस्पेंसर से अभी भी पानी गिर रहा था, क्योंकि पानी गिरने की आवाज शिवम को साफ साफ सुनाई दे रही थी। शिवम वापस से वाटर डिस्पेंसर के पास गया तो उसने देखा कि
पानी तो गिर नहीं रहा था। फिर शिवम को लगा कि शायद ये उसके कानों का वहम है, इसलिए शिवम वापस से ऑफिस में चला गया। लेकिन जैसे ही वो वाटर डिस्पेंसर से दूर गया तो उसे वापस से पानी गिरने की आवाज आने लगी। शिवम को ये बात काफी ज्यादा अजीब लगी। वो वापस से वाटर डिस्पेंसर के पास गया, लेकिन वाटर डिस्पेंसर तो बंद था, तो ये पानी गिरने की आवाज आखिर आ कहां से रही थी। शिवम ने इस बात को इग्नोर किया और वो एक कुर्सी पर बैठ गया। शिवम बैठा बैठा बोर हो गया और उसने सोचा कि क्यों ना फोन चला लिया जाए। उसने अपने फोन को निकाला और सोशल मीडिया का यूज करने लगा। सोशल मीडिया का यूज करते करते उसे अचानक से एक पोस्ट दिखी और उस पोस्ट में लिखा हुआ था कि थर्ड फ्लोर पर आ जाओ। और जब शिवम ने ये पोस्ट पढ़ी तो उसे काफी ज्यादा अजीब लगा। और फिर जिसने ये पोस्ट करी थी, शिवम ने उसकी प्रोफाइल खोली। तभी उसने देखा कि वो पोस्ट अचानक से शिवम के आंखों के सामने से गायब हो गई। शिवम को अपनी आंखों पे यकीन नहीं हुआ कि उसने जो अभी कुछ ही सेकंड्स पहले देखा, क्या वो सच था। शिवम को कुछ भी समझ नहीं आया। उसे लग रहा था कि पहला पहला दिन है और इसी वजह से उसे कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं। बाकी कोई वैसी दिक्कत तो उसे नजर नहीं आई। जैसे तैसे उसने इस बात को भी इग्नोर कर दिया। और तभी जब वो कुर्सी पर बैठा हुआ था, उसे आवाज आई, शिवम, 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 क्या तुम्हें सुनाई दे रहा है? मैं बोल रहा हूं, जल्दी नीचे आओ। शिवम ने जब यह आवाज सुनी तब उसने यह आवाज पहले भी सुनी थी और यह आवाज और किसी की नहीं, ऑफिस के ओनर की थी। ऑफिस की ओनर की आवाज सुनकर वो फटाफट नीचे सीढ़ियों से उतरने लगा और उसने देखा कि नीचे तो कोई नहीं था। और तभी एक और आवाज आई, शिवम, मैं यहाँ थर्ड फ्लोर पर हूं। और फिर शिवम थर्ड फ्लोर पर पहुंच गया। शिवम जब थर्ड फ्लोर पर पहुंचा तो वहां घना अंधेरा था, लाइट एक भी जली नहीं हुई थी। शिवम वहां का नजारा देखकर ही काफी ज्यादा डर गया। और तभी उस फ्लोर पे एक ऑफिस के अंदर से आवाज आई, शिवम, मैं इस ऑफिस के अंदर हूं, इस दरवाजे को खोलो। शिवम उस दरवाजे के पास गया और उस दरवाजे के ऊपर बहुत ही मोटा ताला लगा हुआ था। शिवम ने उस ताले को खोलने के लिए चाबी के बारे में पूछा। अरे सर, आप अंदर कैसे चले गए और मैं इस ताले को खोलूं कैसे? मेरे पास तो चाबी है ही नहीं। और जिसके जवाब में उस अंदर से उस आवाज ने कहा, अरे किसी भारी पत्थर से तोड़ दो ना, क्या फर्क पड़ता है। और फिर शिवम एक भारी पत्थर ढूंढने लगा। तभी अचानक से उसका फोन रिंग हुआ और जैसे ही फोन रिंग हुआ तभी शिवम ने फोन को उठाया और फोन उठाते ही सामने से आवाज आई, हेलो शिवम, मैं बोल रहा था, कैसी जा रही हो ड्यूटी? मैंने तुम्हें मना किया था ना कि थर्ड फ्लोर पे मत जाना, तुम कहीं गए तो नहीं? और ये कॉल और किसी की नहीं, शिवम के बॉस की थी, यानी कि उस ऑफिस के ओनर की। और जब शिवम ने यह बात सुनी तब उसके होश उड़ गए। अगर शिवम का बॉस उस बिल्डिंग में है ही नहीं तो ये आवाज कहां से आ रही थी? शिवम ने कहा, नहीं सर, मैं थर्ड फ्लोर पर नहीं आया, आपने कहा मना किया था तो मैं क्यों जाऊंगा भला। और फिर शिवम ने फोन को रख दिया और उस दरवाजे की तरफ देखने लगा। और तभी अचानक से उस दरवाजे को अंदर से कोई जोर जोर से मारने लगा और चिल्ला चिल्ला के कहने लगा, दरवाजा खोल, दरवाजा खोल, दरवाजा खोल, मैंने कहा दरवाजा खोल, दरवाजा खोल, दरवाजा खोल। शिवम इतना ज्यादा डर गया कि वो सीढ़ियों के रास्ते वापस से भागा। शिवम को अब समझ आ गया था कि लोग उस बिल्डिंग को भूतिया क्यों कहते थे। शिवम का गला सूख गया था
पसीने से वो तरबतर हो गया था। उसने वापस से वाटर डिस्पेंसर के पास जाने का फैसला किया और एक प्लास्टिक के ग्लास को उठाकर उसमें पानी लिया और पानी को पीने लगा। पानी को पीते पीते उसके कानों में वही आवाज वापस से गूंजी, दरवाजा खोल दे, दरवाजा खोल दे, दरवाजा खोल दे। शिवम ने जितना भी पानी पिया था वो सारा पानी उसके मुंह में ही जम कर रह गया और उसका दिमाग सन्न पड़ गया कि आखिर ये आवाज़ उसे कहाँ से सुनाई दे रही है। उसे अपने कानों पे यकीन नहीं हो रहा था। शिवम ने जैसे तैसे अपने होश को संभाला और कुर्सी पर जाकर बैठ गया और उसने फैसला किया कि वो अब ज़्यादा फालतू की चीज़ों पे ध्यान नहीं देगा। तभी अचानक से वहाँ एक कुर्सी रखी हुई थी उस ऑफिस के अंदर। वो कुर्सी अपने आप शिवम के पास आ गई और जैसे ही वो कुर्सी शिवम के पास आई तो शिवम के कानों में वही आवाज़ वापस गूंजी, दरवाजा खोल दे, दरवाजा खोल दे, दरवाजा खोल दे। शिवम इतना ज्यादा घबरा गया था कि उसने अपने कानों को अपने हाथों से ही बंद कर लिया। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर क्या वो जो सुन रहा है वो सच है या कोई वहम है। लेकिन वहम सिर्फ एक बार होता और उसे वो आवाज कई बार सुनाई दी थी। और तभी अचानक से शिवम को किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी और वो कदमों की आवाज़ आ रही थी जैसे कोई नीचे वाले फ्लोर से ऊपर आ रहा हो। शिवम को लगा कि शायद कोई नॉर्मल पर्सन होगा, लेकिन तकरीबन आधा घंटा इंतज़ार करने के बाद भी सिर्फ कदमों की आवाज़ आती रही। ऊपर कोई भी नहीं आया। शिवम अब समझ गया था कि वो बिल्डिंग की भूतिया बातें सिर्फ बातें नहीं हैं बल्कि हकीकत है। शिवम ने सोच लिया था कि जैसे तैसे रात बीत जाए वो इस नौकरी को छोड़ देगा। शिवम ने जैसे तैसे अपने आप को हिम्मत दी और चुपचाप शांति से बैठा रहा। उसे कई बार आवाज़ें सुनाई दी, लेकिन उसने फैसला कर लिया था कि वो किसी भी आवाज़ का कोई जवाब नहीं देगा, सिर्फ चुपचाप बैठा रहेगा। शिवम काफ़ी ज़्यादा घबरा रहा था। तभी अचानक से शिवम के कानों में एक और आवाज़ आई, तूने दरवाजा नहीं खोला, अब तेरा भी हाल उन बाकी लोगों जैसा होगा। अब तेरी जान को कोई बचा नहीं सकता। जब शिवम ने यह आवाज़ सुनी तो उसकी रूह कांप गई। तभी अचानक से उसे एक आवाज़ सुनाई दी जैसे कोई बहुत ही भारी दरवाज़ा खुला हो और भारी भारी कदमों की आवाज़ें शिवम को सुनाई देने लगी और वो आवाज़ें शिवम की तरफ बढ़ती आ रही थी। शिवम काफ़ी ज़्यादा घबरा रहा था। शिवम ने सोचा कि यहाँ से भागना ही सही रहेगा और वो वापस से लिफ्ट के पास गया। लिफ्ट के पास जैसे ही वो गया, लिफ्ट का बटन उसने दबाया, तब लिफ्ट ऊपर आई और लिफ्ट जैसे ही ऊपर आई शिवम उस लिफ्ट के अंदर घुस गया और ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाकर अपने हाथ जोड़कर यही दुआ करने लगा कि जल्दी से जल्दी वो इस बिल्डिंग से बाहर निकले। लिफ्ट नीचे उतरना शुरू हुई और जैसे ही लिफ्ट रुकी और दरवाज़ा खुला, शिवम भागता हुआ बाहर निकला और उसने जो देखा उसे देखकर उसे यकीन नहीं हुआ कि आखिर ये कैसे हो सकता है। उसने देखा कि बाहर एग्जिट का कोई दरवाज़ा ही नहीं है, क्योंकि वो ग्राउंड फ्लोर नहीं बल्कि थर्ड फ्लोर था। शिवम वापस से उस लिफ्ट के अंदर घुसने के लिए पीछे की ओर भागा, लेकिन लिफ्ट का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया।
शिवम ने कई बार लिफ्ट के बटन को दबाया, लेकिन लिफ्ट का दरवाज़ा नहीं खुला। और तभी उसी बंद कमरे से एक आवाज़ आई, दरवाजा खोल दे, दरवाजा खोल दे, दरवाजा खोल दे। शिवम को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे क्या करना चाहिए। क्या उसे दरवाज़ा खोल देना चाहिए? अगर वो दरवाज़ा खोल देगा तो क्या होगा? क्या दरवाज़ा खोलने के बाद वो मारा जाएगा या उसके साथ कुछ गलत हो जाएगा? शिवम कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। शिवम ने तुरंत फैसला किया कि वो सीढ़ियों से नीचे उतरेगा। शिवम ने सीढ़ियों से नीचे उतरना शुरू किया और वो सीढ़ियां उतरता गया, लेकिन वो जितनी भी सीढ़ियां उतरे वो हर बार एक ही फ्लोर पर पहुंच रहा था, और वो फ्लोर था उस बिल्डिंग का भूतिया फ्लोर, यानी कि 3rd फ्लोर। शिवम ने मदद बुलाने के लिए फ़ोन किया और अपने फ़ोन को निकालकर अपने एक दोस्त का नंबर डायल किया। और जैसे ही उसने नंबर डायल किया और फ़ोन को अपने कानों से लगाया, तो कानों से लगाते ही उस फ़ोन से एक आवाज़ आई, कोई फायदा नहीं है, दरवाजा खोल दे। शिवम के हाथों से उसका फ़ोन नीचे छूट के गिर गया और शिवम ने अपने फ़ोन को वापस उठाया। अब उसका जो खौफ था वो 7वें आसमान पे पहुंच गया था। शिवम जितनी भी सीढ़ियां नीचे उतर रहा था वो सिर्फ 3rd फ्लोर पर घूमे जा रहा था। शिवम इतना ज़्यादा घबरा गया था कि वो बस पागलों की तरह चीखता चिल्ला रहा था। शिवम ने जैसे तैसे अपने आप को संभाला, लेकिन उसकी आंखों के सामने वो दरवाज़ा जो कि बंद था वो अपने आप खुल गया। और जैसे ही वो दरवाज़ा खुला, शिवम उस दरवाजे की तरफ खींचा चलाया। उसने धीरे धीरे अपने कदम उस दरवाजे की तरफ बढ़ाए और जब उसने उस दरवाजे के अंदर देखा, तब वो पूरा जो ऑफिस था वो खाली पड़ा हुआ था। लेकिन उस ऑफिस की जो छत थी उस पे एक लाश लटकी हुई थी। उस लाश के गले में एक फांसी का फंदा था और वो लाश मुस्कुराते हुए शिवम को देख रही थी और उसने हंसते हुए शिवम से कहा, दरवाजा खोलने के लिए शुक्रिया। उस लाश ने उस फांसी के फंदे को अपने गले से उतारा और नीचे उतरकर शिवम की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगी। शिवम इतना ज़्यादा डर गया था कि वो अपने कदमों को पीछे ले रहा था। शिवम काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ था। शिवम अजीब अजीब चीज़ों को बड़बड़ा रहा था। शिवम जैसे ही उस रूम के दरवाजे तक पहुंचा, वो दरवाज़ा अपने आप ही बंद हो गया और वो लाश हंसते हुए शिवम के करीब आने लगी। और उसकी हंसी इतनी ज़्यादा डरावनी थी कि किसी कमज़ोर दिल वाले को जान से मारने के लिए काफ़ी थी। और वो हंसी शिवम जोर से चिल्लाया और बेहोश हो गया। सुबह उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि उसे कई सारे लोगों ने घेर रखा था और वो सारे लोग ऑफिस के एम्प्लॉयज़ थे। शिवम ने उसके साथ घटी सारी बातें बताई, लेकिन हर किसी को पता था
कि शिवम सच कह रहा है, लेकिन सबको पता था कि ये सारी बातें बाहरी लोगों को बचकानी लगेगी। शिवम ने वहाँ से नौकरी छोड़ दी और कहीं और नौकरी करने लगा। लेकिन वो खौफनाक रात, जब उसे वो आवाज़ें सुनाई दी थी उस बिल्डिंग में, उसकी बिताई हुई वो खौफनाक रात उसकी ज़िंदगी की सबसे डरावनी रात थी। और शिवम का आज भी कहना है कि वो जो आवाज़ थी वो आज भी कभी कभी शिवम के कानों में गूंजने लगती है और वो आवाज़ कहती है, दरवाजा खोल दे, दरवाजा खोल दे, दरवाजा खोल दे। मेरा नाम अश्विन है। बचपन से ही तैरने का बहुत शौक है मेरे को। स्कूल में जितने भी तैरने के कंपटीशन होते थे सब में मेरा नाम ज़रूर होता था। गर्मी की छुट्टियां पड़ने वाली थी, तभी मेरे पापा ने नानी के घर जाने का प्लान किया और मैं और मेरा पूरा परिवार नानी के घर पहुंचे। मैं पहली बार नानी के घर पहुंचा था तो वहाँ का नज़ारा काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। वहाँ की ताज़ी हवा और सुंदर वातावरण मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था। लेकिन एक चीज़ और थी जो कि मेरा ध्यान अपनी ओर खींचती रहती थी। वो थी एक नदी जो कि घर से थोड़ी ही दूर थी। वो नदी इतनी बड़ी और सुंदर थी कि उसे देखते ही मेरा मन करता था कि बस अभी अपने कपड़े उतार कर उस नदी में डुबकी लगा लूं और तैरने लगूं। मैंने अपने पापा से पूछा, क्या मैं इस नदी में तैर सकता हूँ? तो मेरे पापा ने गुस्से से मुझे मना कर दिया। मुझे लगा कि शायद अभी थके हारे आए हैं, कुछ दिन बाद बोलूँगा तो मान जाएंगे। कुछ दिन बीते, मैं काफ़ी ज़्यादा मज़े कर रहा था उधर। जो गांव की चीज़ें होती हैं, गाय भैंस वगैरह जो काम होते हैं वही सब करता था और काफ़ी अच्छा लगता था गांव के साथ जुड़ने में। था तो उसी गांव का। धीरे धीरे दिन बीते और मैंने एक दिन वापस से पूछ लिया कि क्या मैं उस नदी में तैरने जाऊं, लेकिन वही जवाब मिला, मना कर दिया मुझे गुस्से में। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कोई मुझे उस नदी में तैरने के लिए जाने क्यों नहीं देता। मुझे काफ़ी बुरा लगता था इस बात का और गुस्सा भी आता था, लेकिन बहुत छोटा था, क्या कर सकता था। पता नहीं था कि सब मुझे मना क्यों कर रहे हैं। ऐसे ही एक दिन घर के सारे लोग बाहर किसी काम के लिए गए। घर में सिर्फ मैं और मामी जी थे। मामी जी दिन भर घर के काम करती रहती थी और सुबह से लेकर दोपहर तक उन्होंने घर के काम किए थे, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा थक गई थी और वो घर में ही सो गई। और वो जब सो गई और फिर मेरे दिमाग में एक बात आई कि क्यों ना चला जाए, अभी तो मामी जी सो रही हैं, घर के बाकी लोग बाहर गए हैं तो क्या ही फ़र्क पड़ता है, किसी को पता नहीं चलेगा, एक बार तैर कर आ जाता हूँ। मैं यही सोच कर गया और नदी के पास गया। वहाँ का एक नज़ारा लिया, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा था। मैंने अपने कपड़ों को उतारा और तुरंत नदी में डुबकी लगा दी। तैरने में जो मज़ा आ रहा था वो मज़ा मुझे कभी भी नहीं मिला था। छोटे छोटे स्विमिंग पूल्स में तो हर कोई तैर लेता था, लेकिन जब मैं उस नदी में उतरा तब मुझे तैरने का असली मतलब पता चला। वो जो नदी की तेज लहर थी उसके बीच में तैरना एक अलग ही चुनौती थी और वो चुनौती मेरे लिए थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन मुझे मज़ा भी बहुत आ रहा था। मैं तैर रहा था। तैरते तैरते कब घंटे बीत गए मुझे पता ही नहीं चला। धीरे धीरे सूरज डूबने का समय आ गया, लेकिन अपनी मस्ती में मैं व्यस्त था। मुझे समय का कोई पता ही नहीं लग रहा था। जैसे जैसे सूरज डूबने लगा तब वहाँ का जो वातावरण था वो बदलने लगा। खूबसूरत सी जगह जो दिख रही थी सुबह में वो धीरे धीरे डरावनी होने लगी। मुझे लगा कि अब उस नदी से बाहर निकल जाना चाहिए,
इसलिए मैं तैरते हुए नदी के किनारे जा ही रहा था। तभी अचानक से मुझे तैरने में दिक्कत होने लगी। मैं काफ़ी देर तक उस नदी में तैरा था, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई थी, लेकिन तभी अचानक से मुझे कुछ दिक्कतें महसूस होने लगी थी। मैं आगे बढ़ रहा था तो मुझे काफ़ी ज़्यादा ताकत लगानी पड़ रही थी तैरने के लिए। पहले तो ऐसा नहीं हो रहा था, लेकिन अचानक से मेरे साथ क्या हो रहा था मुझे भी समझ नहीं आ रहा था। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाई, नदी के किनारे आने लगा। तभी अचानक से मेरा पैर ऐसा लगने लगा कि जैसे कोई अंदर खींच रहा हो, और वो काफ़ी ज़्यादा डरावना मंजर था। अचानक से मेरे पैर को पकड़ के किसी ने नीचे खींच लिया, और जब मेरे पैर को पकड़ के नीचे खींच लिया गया मुझे, तब मैंने पानी के अंदर ही एक काला साया देखा जो कि काफ़ी ज़्यादा डरावना था। वो कोई जानवर तो नहीं था, क्योंकि जानवर हमेशा मुंह से पकड़ता है, बड़ी बड़ी मछलियां भी मुंह से ही पकड़ती हैं, लेकिन वो कुछ अलग ही था। उसके हाथ थे और उसने काला सा दिख रहा था कुछ, उसने अपने हाथ से मुझे पकड़ा था। मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया। मैंने अपनी पूरी जान लगा के ऊपर आने की कोशिश करी, लेकिन वो जो काला सा जो साया था वो मुझे अंदर खींचे जा रहा था। और एक वक्त ऐसा आया कि मेरा सांस लेना मुश्किल हो गया, ऑक्सीजन की कमी होने लगी, और फिर हाथ पैर मारते 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 मैं थक गया। मेरी ताकत ने जवाब दे दिया, और वही हुआ जिसका डर था। मैं बेहोश हो गया। मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि मैं नदी के किनारे हूं और कई सारे लोगों ने मुझे घेर रखा है, और मेरी नानी और मेरी मम्मी मुझे देखकर रो रही हैं। मुझे कुछ भी समझ नहीं आया कि क्या हुआ, मुझे किसने बाहर निकाला, मेरे साथ हुआ क्या था। मैं एकदम सदमे में था। तभी मेरी नानी गुस्से में मेरे पास आई और उन्होंने मुझे डांटते हुए कहा, तेरे अंदर दिमाग नहीं है? मैंने तुझे मना किया था ना कि इस नदी के पास नहीं जाना, तो तू इस नदी में क्या कर रहा था? मुझे समझ नहीं आया कि मेरी जो नानी थी वो इतनी ज़्यादा अच्छी थी, मुझे कभी भी डांटा नहीं करती थी मेरी गलतियों में, लेकिन उस दिन उन्होंने मुझे बहुत डांटा और मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा भी लगा। लेकिन पता नहीं क्या हो गया था। मैंने लोगों को समझाने की कोशिश करी कि मेरे साथ क्या हुआ था, और सबने हाँ में सर हिलाया, और हर किसी ने मुझे समझाना शुरू कर दिया, और हर कोई मुझसे कह रहा था, बेटा बड़ों की बात हमेशा माननी चाहिए। अगर आपके घर वालों ने आपसे कहा था कि इस नदी से दूर रहना, तो आपको इस नदी के आसपास भी नहीं आना चाहिए था। आपने आज तो ये गलती कर दी, आगे से कभी ऐसी गलती मत करना, समझे आप? हर कोई मुझे यही बात समझा रहा था, लेकिन मैं तो यही सोच रहा था कि वो काली सी चीज क्या थी। मेरी आंखों का धोखा तो नहीं हो सकता, इतना तो मुझे यकीन था। कैसे तैसे उठा और घर के अंदर पहुंचा। काफी ज्यादा अजीब अजीब लग रहा था, और मेरी तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। मुझे बुखार हो गया। मैं उस काली सी चीज के बारे में सोचता रहता था। लगातार 3 दिन तक मैं उसी काली चीज के बारे में सोचता रहा कि वो क्या थी, वो जो मुझे दिखा था पानी के अंदर, वो क्या था। 3 दिन तक यही सब सोचता रहा और मेरी तबीयत खराब होती गई। डॉक्टर घर पे आए, चेकअप किया उन्होंने और मेडिसिन्स दी। काफ़ी दिनों तक मेडिसिन्स खाई, लेकिन जो वो सदमा था वो मेरे दिमाग से नहीं निकल रहा था। रात के वक्त मेरी मामी जो थी वो मेरे लिए खाना लेकर आई, और उन्होंने मुझे खाना देते हुए कहा, सबने आपको मना किया था ना, आप उस नदी के पास क्यों गए? और फिर मैंने जवाब दिया, मुझे तैरने का बहुत शौक है और मैं तैरने के लिए ही गया था। और फिर मेरी मामी ने मुझसे कहा, अच्छा तो आप डूब कैसे गए? आपको इतना अच्छा तैरना आता है तो? और फिर मैंने उन्हें सारी बातें बताई, और फिर मेरी मामी ने मुझसे कहा, घर वालों ने मना किया था लेकिन आप फिर भी गए, उसी का नतीजा है ये। वो तो आपकी किस्मत अच्छी, आप बच गए, आपको कुछ हो जाता तो? मैंने हाँ में सर हिलाया, और फिर मेरी मामी ने मुझे बताया
कि वो जो नदी है वो दिखने में ही खूबसूरत है, लेकिन उसका जो इतिहास है वो काफ़ी ज़्यादा काला है। मैंने अपनी मामी से पूछा, काला इतिहास, आपके कहने का मतलब क्या है? फिर मेरी मामी ने मुझसे कहा, देखो मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन घर में किसी को बताना मत कि मैंने आपको बताया। और फिर मैंने हाँ में सर हिलाया। और फिर मेरी मामी ने मुझे बताया कि वो जो नदी है वो काफ़ी सालों से इसी गांव में है, लेकिन उस नदी में कई सारे लोगों ने कूद के आत्महत्या की है। कई सारे लोग थे जो कि अपनी ज़िंदगी से परेशान होते थे, तो वो इसी नदी में आकर आत्महत्या कर लेते थे। न जाने कितने लोगों ने उस नदी में आत्महत्या करी है। और कहते हैं कि उस नदी में उन्हीं लोगों की आत्माएं वास करती है, इसलिए उस नदी के आसपास कोई भी नहीं जाता। हर कोई उसके नाम से ही कतराता है। इसलिए हर कोई आपको मना कर रहा था उस नदी के पास जाने के लिए, लेकिन आप नहीं माने। और आपके साथ जानते ही हैं क्या हुआ। पहले मैंने ये बात सुनी तो मुझे भूत प्रेतों पे तो यकीन था नहीं, लेकिन जो वो मैंने काली सी चीज़ देखी थी, उसे देखने के बाद मुझे उस नदी से डर ज़रूर लगने लगा था। मैंने कसम खा ली कि उस नदी के आसपास भी नहीं भटकूंगा। और मैं छुट्टियां बिताने के बाद सीधा शहर वापस आ गया। लेकिन वो जो काली सी जो चीज़ थी वो कभी कभी मुझे सपने में दिखाई देती है। और मुझे तो कभी कभी सपना भी आ जाता है कि मैं उसी नदी में डूब रहा हूँ और वो काली सी चीज़ मेरा पैर पकड़ के मुझे पानी के अंदर खींचती हुई ले जा रही है। और वो मंजर काफ़ी ज़्यादा भयानक होता है।